जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस 14 नवंबर 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 नवंबर 2021 को आईआईटी रुड़की में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जो 10 से लेकर और 1 बजे तक 3 घंटे का यहाँ पे पेपर था। तो बहुत सारी वैकेंसी निकाली थी आईआईटी ने, और जिसका एग्ज़ाम उन्होंने 13 तारीख से यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे और 14 नवंबर का यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पे पेपर था। तो इसका पेपर हम यहाँ पे आज देखेंगे और साथ साथ में इसके क्या क्या सॉल्यूशन थे और उसके क्या क्या आंसर थे, ताकि आप लोग अपने आंसर से इसको मैच कर सकें। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये यहाँ पे फ्रंट पेज था, देख लीजिए आप। आईआईटी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, ये टियर 1 का था। इसके बाद टियर 2 होगा, जो इसमें सेलेक्टेड होंगे उन बच्चों का। तो जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी का ये पेपर है। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो फर्स्टली आप क्या करना है, यहाँ पे जो फ्रंट पेज है जो इंस्ट्रक्शन का, वो आपने बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे बिल्कुल केयरफुली इसको क्या करना है, पढ़ना है, ताकि आपको आगे पेपर देते टाइम में कोई भी क्या हो, मिस्टेक न हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी ये आपका सीबीटी वाला एग्ज़ाम नहीं था, वो एमआर सीट आपको भरनी थी, यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम था। तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन का ही हमेशा क्या करेंगे, ब्लैक बॉल पेन जो है उसका ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। कभी भी आप इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इंस्ट्रक्शन जरूर यहाँ पे पढ़ें। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, सेक्शन 1 था और सेक्शन 2 में बटा हुआ था। यहाँ पे सेक्शन 1 में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो एक पैराग्राफ दिया था इंग्लिश में, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर आप लोगों को करने थे। तो ये पैराग्राफ में यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लगभग यहाँ पे क्या है, एक आदमी, एक यंग मैन है, वो वेल ड्रेस्ड, अच्छी ड्रेस पहन के एक बिग टेक्सटाइल शॉप में यहाँ पे गया हुआ था। और वे बिग टेक्सटाइल शॉप यहाँ पे गया हुआ है, और वहाँ पे उसने क्या किया, जो सेल्समैन है उसने उसको एक रिच पर्सन जानकर उसको अच्छी अच्छी जो साड़ियाँ थी और उनके पास जो कपड़े थे उसको दिखाना यहाँ पे शुरू किया है। तो उसका जो यहाँ पे जो वेल ड्रेस्ड यंग मैन था, जो टेक्सटाइल शॉप में आया था, उसका कोई एम यहाँ पे कपड़े लेने का नहीं था। वो ये देखना चाह रहा था कैसे ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं मेरे कैजुअल ड्रेस को देखकर। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड बिकॉज। तो वो वेल ड्रेस्ड क्यों था? तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट इसका आंसर है, इट वॉज हिज हैबिट टू ड्रेस वेल। वो उसकी हैबिट थी वो ड्रेस वेल पहनने के लिए, न कि यहाँ पे न तो वो इम्प्रेस करना चाह रहा था आपका सेल्समैन को, और ना तो ये मैनेजर से यहाँ पे मिलना चाह रहा था, ना कहीं वो कोई वेडिंग डे में जा रहा था यहाँ से। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इट वॉज हिज हैबिट टू ड्रेस वेल। सेकेंड क्वेश्चन था, द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब एज पीपल हु पे अटेंशन टू। जो सेल्समैन है वो किसको यहाँ पे उसकी प्रियोरिटी कौन से पीपल को यहाँ पे देखने की होती थी, वो था उनका ओनली रिच कस्टमर। जो रिच कस्टमर थे उसी को वो ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देता था सेल्समैन। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, द यंग मैन मूव्ड अवे टू हॉजरी सेक्शन बिकॉज। तो हॉजरी सेक्शन में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे वो जो टेक्सटाइल शॉप में आया था उसको कोई भी यहाँ पे कपड़े यहाँ पे बाय नहीं करना था उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, इट यहाँ पे हो जाएगा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचेसिंग एनीथिंग नाउ। वो कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चौथा था यहाँ पे, द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांट बिकॉज। उसने उसको यंग मैन से पूछा कि क्या आप चाहते हैं। उसने उसको क्यों पूछा? उसने इसलिए पूछा क्योंकि जो सेल्समैन था उसकी जो यंग मैन की एक्टिविटी थी उस पर उसको शक हुआ, तो इसलिए उसने मैनेजर को बताया, और मैनेजर ने इसीलिए पूछा उसको कि आप क्या चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द सेल्समैन हैड ड्रॉन हिज अटेंशन टू द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द यंग मैन। चौथा इसका हो जाएगा, द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग परचेज बिकॉज। वो बिना परचेज के वहाँ से चला गया, जो टेक्सटाइल शॉप थी वो चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे, हैड कम ओनली टू मेक अ पॉइंट अबाउट द
इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन टूवर्ड्स कैजुअली ड्रेस्ड कस्टमर। तो ये पांचों आंसर आप यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे था कुछ सिमिलर वर्ड यहाँ पे दिए गए थे, आपको दिया गया था यहाँ पे 6 नंबर पे, यहाँ पे था व्हील और कार्ट, ठीक है। और तो इसके सिमिलर एक यहाँ पे था सोल्जर से रिलेटेड कौन सा वर्ड था, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्मी, बी यहाँ पे इसका रिलेटेड वर्ड था यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका क्लोथ और मिल। जैसे यहाँ पे कनेक्ट है दोनों, वैसे न्यूज़पेपर किससे कनेक्ट था, आंसर था डी इसका प्रेस से। नंबर 8 क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको सिनोनिम बताने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बोल्ड जो वर्ड थे टर्स का यहाँ पे जो सिनोनिम था वहाँ पे बी, ब्रीफ यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो 9 नंबर क्वेश्चन था वहाँ पे जो बोर्ड यहाँ पे वर्ड है कंबार्ट का हो जाएगा यहाँ पे डी फाइट। नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप इसके क्या अपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स यहाँ पे बताने हैं आपको। यहाँ पे आपका जो बोल्ड वर्ड था वो था आपका एप्लाउडेड का आपका अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, इसका आंसर ए है डिसअप्रूव्ड। क्या यहाँ पे डिसअप्रूव्ड। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं आपका जो यहाँ पे बोर्ड वर्ड है उससे रिलेटेड ही आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो बोर्ड है वो मटेरियल है, मटेरियल का अपोजिट मीनिंग जो हो जाता है वो आपका स्पिरिचुअल हो जाएगा, जिसका ये आंसर हो जाएगा बी। तो 11 का बी आंसर हो जाएगा। 12 है आपका यहाँ पे डूबियस का यहाँ पे हो जाएगा सर्टेन, जो फर्स्ट इसका आंसर था सर्टेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ये दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, उससे और 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आपने चेक करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट 13 नंबर इसमें है अंडरलाइन जो वर्ड था वो है सेशन। तो इससे जो इम्प्रूव सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सी इसका आंसर इसका ये है सेशन। तो जो पार्लियामेंट का सेशन होता है तो यहाँ पे सेशन हो जाएगा SESSION। और जो आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो आपका क्या था SESSON। नेक्स्ट 14 नंबर आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे अंडरलाइन है अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफर। तो आप इस कमेंट करके बताना, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे 14 का आंसर, वो कमेंट करके जरूर बताएं आप। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट दिया, आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना था। तो इसका ये था आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। तो इसका इनडायरेक्ट में आपका हो जाएगा ए, इसका आंसर था आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। जब इनडायरेक्ट यहाँ पे होता है तो जब आपको इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम आपका दैट का यूज़ नहीं किया जाता, और जो उसके अनदर जो भी आपके डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं वहाँ पे आपका दैट का यूज़ किया जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे वाई आर था, तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन वाचक जो सेंटेंस है वहाँ पे आर पहले आ जाएगा, वाई के बाद आर आएगा। जबकि हम उसको इनडायरेक्ट जब करेंगे तो वाई के बाद उसका जो सब्जेक्ट है ही वो पहले आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर आपका क्वेश्चन था 3, यहाँ पे था ये था आपका 3 के लगातार 3 गुणकों का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। आपने जो इसके गुणक हैं, जो इसके मल्टीपल हैं, उसमें आपने वहीं से चेक करना है। तो 3 से हो जाएगा 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15 और ऐसे करके 18 और ऐसे आप चेक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है और उनका भागफल 35/24 है। तो बड़ी भिन्न यहाँ पे ज्ञात करना था। तो ये आप इस कमेंट में मेरे को आप इसका आंसर भी यहाँ पे बताएंगे क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका,
18 नंबर क्वेश्चन था आपका, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें पिता को x मान लो और इसमें पुत्र है उसको y मान लो। फिर जो आपका करंट में जो इनकी एज है वहाँ से रिलेशन इसको बनाना है और एक्स वाई के टर्म में। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो आंसर इसका आ रहा था, जो पुत्र की आयु यहाँ पे आ रही थी आपको, आपकी यहाँ पे आ रही थी 14 साल। 14 साल जो वर्तमान उसकी आयु थी वो 14 साल आ रही थी। और ये इस यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 ईयर लेटर उसकी आयु क्या हो जाएगी? 14 में से 6 जोड़ेंगे तो 20 इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो डी इसका आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे 75, यहाँ पे है 75, 75 है। संख्याओं का समांतर माध्य कितना था? यहाँ पे 35 था। तो समांतर माध्य क्या होता है? एक तरह का आपका क्या होता है, जो एवरेज होता है आपका, कि टोटल जितने नंबर हैं उनका सम करेंगे और टोटल नंबर हैं उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 35 था। तो ये क्वेश्चन करने पर उसके बाद क्या है कि प्रत्येक जो संख्या है नंबर है उसमें 5 को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि समांतर माध्य अगर 35 है और प्रत्येक जो नंबर है उसमें 5 ऐड करने पर, तो जो समांतर माध्य उसका है या एवरेज जो उसका है उसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। तो 35 में से 5 ऐड करेंगे तो 40, तो 40 इसका यहाँ पे आंसर था। 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन था, शुद्ध दूध वाले एक बर्तन से दूध को 20% पानी में बदल दिया जाता है और प्रक्रिया 3 बार की जाती है। मतलब तीन बार, पहले 20%, फिर जो बचा फिर उसमें 20%, फिर जो बचा 20% उसमें निकालेंगे। 3 बार इसको करेंगे तो लास्ट में जो दूध कितना परसेंट हो जाएगा आपका, ये इसका आंसर था सी, 51.2% इसका आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन था आपका, पीटर ने अल्बर्ट से 40% अधिक पैसा कमाया, अल्बर्ट ने माइकल से 20% कम पैसा कमाया। पीटर ने माइकल से कितना परसेंट अधिक कमाया? जब आपको ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो सबसे लास्ट में आपका टर्म होता है वो आपको मान लेना है। तो पीटर ने माइकल से, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइकल से कितना परसेंट, तो यहाँ पे क्या था, माइकल से 20% कम कमाया। तो माइकल से 20% कम है ना, तो लास्ट में आपका माइकल हो जाएगा। तो माइकल को आप 100% समझ लो, मतलब 100 रुपये यहाँ पे माइकल को समझ लेते तो यहाँ पे अल्बर्ट उससे 20 का मतलब 80 हो जाता। और ऐसे करके आपको यहाँ पे ये, तो सबसे लास्ट में इसका आंसर हो जाता 12%। क्या था इसका? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 60 और 75 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो जो प्राइम नंबर है 60 और 75 के बीच वो आपका 61, 67, 71, 73। जब इनका योग करेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 272, जो डी इसका आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी की आय प्रत्येक 1 वर्ष के बाद दुगनी हो जाती है। यदि प्रारंभिक आय 4 लाख थी तो 5 साल बाद आय क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 लाख इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि पहले साल 4 लाख है तो आपने क्या करना है, इसको 4 लाख को बढ़ा के 5 बार करना है। 4 का 8 हो जाएगा, क्योंकि हर साल में 1 वर्ष में डबल हो रही है। तो 4 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 32, 32 का हो जाएगा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक लड़की को एक संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने इसके बजाय संख्या को 52 से गुणा किया और सही उत्तर से 325 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। गुणा की जाने वाली संख्या थी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको गुणा की जाने वाली संख्या को x मान ले यहाँ पे। तो आपने ये हो जाएगा 25 से गुणा करने को कहा गया उसको। तो यहाँ पे जो संख्या सपोज x है तो 25x होना चाहिए था, उसने कर दिया 52 से गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25x माइनस आपका ये, उसने इससे 52x यहाँ पे 52 से गुणा कर दिया तो 52x हो जाएगा। और उसके बाद जो सही उत्तर कितना अधिक है 325। इसका मतलब क्या हो जाएगा 52x से 25x माइनस करेंगे इक्वल टू 325 हो जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे फिर यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। कमेंट में आप मेरे को यहाँ पे 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे था आपका a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y इक्वल टू c टू द पावर z
और यहाँ पे y का आपका वैल्यू निकालना है और आपको दे रखा है पे b² = AC, यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो वो किसका जन्मदिन है यहाँ पे? नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे जन्मदिन है। तो उस दिन को आपको पराक्रम दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पे इसका आंसर था 7 पदक यहाँ पे जीते हैं। एक आपका गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे और 4 आपके क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। तो टोटल मिला के आपका क्या होता है? 7 इसका करेक्ट आंसर था। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व योग दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय आपका हो जाएगा, उसकी थीम थी वो था आपका योगा फॉर वेलनेस। तो फर्स्ट इसका आंसर यहाँ हो जाएगा योगा फॉर वेलनेस। नंबर 29 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जो क्वाड जो मेंबर जो कंट्री है वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें से इंडिया भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है और एक और है आप क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे चाइना दे रखा है, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है क्वाड का, तो चाइना इसका भी इसका आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पहले क्या नाम था? तो मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो आप चेंज करो होके क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया यहाँ पे, जिसका आंसर हो गया यहाँ पे बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो कब आपकी प्रारंभ हुई है? वो 1991 में हुई है। तो 20 का आंसर है 1991, 1991। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऋण गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे जो मनी लेंडर है यहाँ पे साहूकार, वो भी है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, और ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट वो भी है, और रिलेटिव्स भी है। पर आपका जो लैंड एंड डेवलपमेंट जो बैंक है, जितने भी बैंक हैं वो आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32 का सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका भूमि एवं विकास बैंक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? जो प्लांटेशन क्रॉप इसमें से कौन सी नहीं है? तो जो प्लांटेशन क्रॉप है वो कॉफी भी है, रबड़ भी है, शुगर केन है, जबकि व्हीट जो है आपकी वो प्लांटेशन क्रॉप यहाँ पे रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर यहाँ पे, भारत के संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारों के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति है जो डैश में सम्मिलित है। तो केंद्र और राज्य कौन से उस पर सूची, कौन सी ऐसी सूची है जिसपे, कौन से ऐसे विषय हैं जिसपे वो अपने कानून बना सकती है? तो वहाँ पे आपका कॉन्करेंट जो लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें केंद्र आपका सेंटर भी और स्टेट भी, राज्य भी वहाँ पे क्या बना सकता है? उस पर कानून बना सकता है। जबकि जो यूनियन होता है उसमें आपका स्टेट बना सकता है। जो स्टेट है आपका वहाँ पे स्टेट ही यूनियन है जो आपका, उसमें सेंटर बना सकता है, और जो स्टेट है आपका राज्य, उसमें राज्य बना सकता है कानून। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती है, उसमें आपका कौन बना सकता है? दोनों ही बना सकते हैं उसमें। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है? तो आपने देखा डोकलाम भी सुना है आपने, गलवान घाटी भी सुना है, ये दोनों ही विवादित स्थल है यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में। तो ये आपने डेप्संग प्लेन, शायद आपने ये नहीं सुना होगा, ये आपका जो लेह लद्दाख है, लद्दाख और जो आपका अक्साई चीन है, जो चीन ने अपना कब्जा, जो उस पर कब्जा किया है अक्साई चीन, उसमें ये डेप्संग प्लेन्स इसमें आता है। तो ये एक क्या है, यहाँ पे विवादित स्थल है इंडिया और चाइना के बीच में। ये तो तीनों हैं, तो कौन सा नहीं है इसमें? लिपुलेख पास, जो लिपुलेख पास है वो नहीं है, क्योंकि लिपुलेख पास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में पड़ता है आपका। ठीक है, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, लिपुलेख पास। 36 का आपका आंसर है 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है जिसे मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाया गया था? तो मौर्य राजा द्वारा, अशोक द्वारा जो बनाया गया वो सांची स्तूप है, और ये सबसे ज़्यादा भारत का सबसे पुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांची स्तूप। नंबर है आपका 37 नंबर क्वेश्चन,
महात्मा गांधी के भारत में राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जो गुरु थे आपके, उसका बी आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, आई होप आपको ये आंसर और ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन इसी पेपर के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जबकि आप कोई पेपर दें तो जब उसके बीच में, उसके ड्यूरेशन में, फॉर्म भरने से लेकर उसके एग्ज़ाम तक जितने भी वैकेंसी निकलती हैं और उनके पेपर होते हैं, तो उन पेपरों को आप सबको क्या करना है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करनी है आपको, ताकि हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ईस्टर्न घाट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी आपका? वो है आपका महेंद्रगिरी। कौन सी आपकी? महेंद्रगिरी। वो कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1501 मीटर इसकी हाइट है, जो कहाँ है? आपका उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से विस्तृत क्षेत्र में एक ही फसल उगाने की कौन से एक कृषि प्रणाली है? तो कौन सी कृषि प्रणाली यहाँ पे? आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो वृक्षारोपण कृषि होती है, वो क्या विस्तृत क्षेत्र में उसको उगाया जाता है। तो प्लांटेशन वृक्षारोपण कृषि। 39 का आंसर बी। 40 नंबर आपका है क्वेश्चन, पंचायतों की कुल सीटों में से 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? तो रिजर्व, पंचायत में रिजर्व सीट है 1/3, 1/3 सीट रिजर्व है किसके लिए? वुमेन, आपका यहाँ पे महिला। इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 आपका क्वेश्चन है आपके, विश्व व्यापार संगठन किस उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? तो जो आपका WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया गया था इसके आपके संगठन के रूप में, किसमें? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। इसको क्या बोलते हैं? GATT, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 का आंसर सी। 42 यहाँ पे क्वेश्चन था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के सबसे नीचे लंबा क्षैतिज भाग क्या कहा जाता है? ठीक है, तो MS ऑफिस यहाँ पे जो है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको कहा जाता है आपके टास्क बार। टास्क बार इसका आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका 43 यहाँ पे क्वेश्चन था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज लोगो, तो जो विंडो की होती है प्लस आपका L शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो आपका विंडो की प्लस L का यूज़ किया जाता है एक्चुअली आपका जो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। तो कंप्यूटर का लॉक इसमें आंसर नहीं था, तो हो सकता है इसका आंसर बी हो, लॉक द कीबोर्ड। कीबोर्ड को लॉक इसका आंसर हो सकता है, बाकी इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है। कमेंट में बताना आपको इसमें से कौन सा आपको आंसर लगता है। 44 है आपका यहाँ पे, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में किस प्रकार के डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो आपका डाटा को आपको परमानेंटली अगर स्टोर करना है तो आपको हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, किस चीज़ की? हार्ड डिस्क की। तो आंसर हो जाएगा 44 का सी। 45 यहाँ पे था आपका, अगर किसी फाइल में जिप एक्सटेंशन होता है तो उस फाइल में क्या होगा? तो उसमें जिप फाइल एक्सटेंशन, तो उसमें क्या? कंप्रेस्ड फाइल और फोल्डर होगा। तो डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इंटरनेट पर एक मेजबान दूसरे मेजबान का पता कैसे लगाता है? तो IP एड्रेस से एक जगह एक जो होस्ट है, एक होस्ट दूसरे होस्ट का यहाँ पे पता लगा सकता है। IP एड्रेस इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा उपकरण जल्दी से दस्तावेज के एक हिस्से की शैली को दूसरे पर लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका फॉर्मेट पेंटर। जो फॉर्मेट पेंटर होता है आपका MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर, उस पर क्लिक करके आप क्या, अगर कोई भी अगर वर्ड है उसमें जैसे उसका कलर होगा, जैसे उसकी फॉन्ट साइज होगा, तो वैसे आप दूसरे अगर वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो भी वैसे हो जाएगा। तो 47 का आंसर आपका फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपके पास 5 आइटम दे रखे थे और ये 5 क्या टीम है यहाँ पे दे रखी है आपको। ठीक है, और 5 टीम क्या एक मैच खेलती हैं दूसरे के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ अगर होगा तो वहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपका
अगर मैच जीता है तो उसके लिए 3 नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे से करके इसके आंसर यहाँ पे पूछे गए थे। तो कमेंट में आप जिसने ये क्वेश्चन करा होगा तो इसको ये मेरे को इसके आंसर भी यहाँ पे बताना आप कमेंट में तीनों के। तो 51 पे चलेंगे हम। यहाँ पे 51 है, टिप्पण संचिका और मसौदे में प्रथम पृष्ठ हेतु बाएं हाशिया और द्वितीय पृष्ठ हेतु दाएं हाशिया क्यों होती है? ठीक है, तो यहाँ पे था वाई लेफ्ट मार्जिन। तो आपका ये लेफ्ट में जो फर्स्ट पेज है उसमें लेफ्ट मार्जिन, और जो एक है फॉर द फ्रंट पेज एंड राइट, जो राइट मार्जिन सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज जो आपका उस पे फ्रंट पेज पे आपका लेफ्ट मार्जिन, जबकि राइट पेज पे आपका सेकंड मार्जिन यहाँ पे रखा जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जब उसको स्ट्रेचिंग किया जाता है जब पेपर को, तो उसमें क्या हुआ, जो आपका मसूदा जो भी आपने उसमें मटेरियल लिखा हुआ है वो स्ट्रेचिंग में उसको उसका पार्ट दब ना जाए, उसकी वजह से इसको रखा जाता है। तो इस 51 का आंसर है यहाँ पे डी, फॉर स्ट्रेचिंग विदाउट डिस्टर्बिंग द फॉर्मेट, डिस्टर्बिंग द मैटर एंड फॉर रिफ्रेशिंग, मामले को तोड़े बगैर ठीक करके और संदर्भ के लिए। तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52, क्या डीओ पत्र से क्या तात्पर्य है? तो डीओ लेटर क्या होता है आपका? 20 का आंसर है डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीओ जो लेटर होता है उसमें क्या होता है, जो एक्यूरेट जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है एक लेटर लिखने का ऑफिशियली, उसमें प्रोसीजर यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको एक डेमी ऑफिशियल लेटर, एक डेमो लेटर भी कहा जाता है। इसको अर्ध शासकीय पत्र इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डीओ पत्र में पत्र के अंत में किस अभिधान का उल्लेख किया जाता है? तो यहाँ पे यूअर सिंसियरली, डी इसका आंसर है, यूअर सिंसियरली यहाँ पे 53 का डी आंसर। 54 है आपका ज्ञापन में अभिवादन और अभिदान, जो आपका सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन यूज किए जाते हैं मेमो में, वो क्या होते हैं आपके? तो यहाँ पे जो आपका सैल्यूटेशन है आपका डियर सर हो जाएगा, और जो सब्सक्रिप्शन आपका यूआर सिंसियरली हो जाएगा। तो 54 का सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन था यहाँ पे, डैश का उद्देश्य लोगों को संगठन के सार्वजनिक हितों के लिए एक साथ कार्य कराना है। तो उसका आंसर हो जाएगा कम्युनिकेशन, संचारी है जो उसका उद्देश्य लोगों को संगठन के सार्वजनिक हितों के लिए एक साथ कार्य कराना होता है। 55 का ए आंसर। 56 का यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय यूएन नोट, यूएन नोट का जो आपका एब्रीविएशन है वो आपका क्या है? अनऑफिशियल ऑफिस नोट, अनऑफिशियल ऑफिस नोट, और शासकीय कार्यालय नोट जो होता है उसको यूओ नोट कहा जाता है। 56 का बी आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 57, बाइंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्कोर, आवश्यकता अनुसार खरीदना कहलाता है। आवश्यकता अनुसार जो खरीदना कहलाता है वो आपका क्या है? बी, हैंड टू माउथ बाइंग, क्या है? हैंड टू माउथ बाइंग इसका आंसर हो जाएगा, निर्वाह मात्र खरीद यहाँ पे हो जाएगा। इसको कैसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं? तो आपका आवश्यकता अनुसार खरीदना, आवश्यकता जब आपको खाने की आवश्यकता होती है तो आप क्या करते हो, जो आपका हाथ होता है उसको खाना लेते हो और अपने हाथ से मुंह में डालते हो। तो वैसे इसको आप लर्न करना है कि आपका आवश्यकता अनुसार खरीदना कहलाता है आपका हैंड टू माउथ बाइंग। तो आपका 57 का आंसर बी। 58 है यहाँ पे, क्रय चक्र की प्रथम गतिविधि है, द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ परचेज साइकिल। जब कोई कहीं चीज़ का किसी चीज़ का परचेज किया जाता है यहाँ पे, तो परचेज करने पर फर्स्ट एक्टिविटी क्या होती है आपका? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय की आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले आपको कोई चीज़ अगर खरीदनी है तो उसका फर्स्ट साइकिल क्या हो जाएगा कि उसकी आवश्यकता, उसकी नीड, आपको उसकी नीड क्यों है, उसकी नीड की क्या जरूरत पड़ी आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 आपका है, डैश वह समय है जो पुनः पूर्ति आदेश जारी करने और भंडार में सामग्री प्राप्त करने के बीच जाता है, उसको कहते हैं आपका पुनः पूर्ति समय। क्या कहते हैं? पुनः पूर्ति समय। तो 59 का ए आंसर। 60 यहाँ पे, डैश अभिलेखों की तार्किक संरचना को संदर्भित करता है, डैश रेफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड। इसका आंसर हो जाएगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
फाइल व्यवस्था जो है आपका 60 का सी आंसर। यहाँ पे 61 क्वेश्चन है, डैश अपने आप में परिचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम के स्वामित्व वाली एक फाइल है। वही तो इसका आंसर था यहाँ पे डायरेक्टरी, निर्देशिका। इसका आंसर 61 का डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 62 है यहाँ पे, द कम्युनिकेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट इज मेड बाय डैश। वो क्या आपका ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय इसको क्या हैंडल करता है, जो भी आपके संचार होते हैं विदेश जो अन्य फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट है आपके यहाँ 63, सरकार की कौन सी एजेंसी है जो भारत में मीडिया को सरकारी नीतियों एवं परियोजनाओं से संबंधित जानकारी प्रसारित करती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पीआईबी क्या हो जाएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे इसका आंसर था 63 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 64 क्वेश्चन है आपका, संचार डैश प्रदान करने का कार्य है। कम्युनिकेशन क्या आपको देता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 64 का बी आंसर। 65 आपका है, आयकर अधिनियम के तहत गैर संबंधित से प्राप्त नगद उपहार आय के रूप में माना जाता है, परंतु छूट की राशि डैश है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से इसका आंसर 50,000 होना चाहिए यहाँ पे, सी इसका आंसर होना चाहिए। कमेंट करके आप इसका आंसर भी बताएं। 66 है आपका, आयकर अधिनियम के तहत आय के नियम किस प्रकार है। तो आयकर अधिनियम के तहत आय के दो प्रकार है यहाँ पे, लीगल और इलीगल। तो बोथ ए एंड बी आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। 67 है आपका, आयकर अधिनियम के तहत जिस वर्ष में आय कर योग्य होती है और जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस वर्ष में आय कर योग्य होती है उसको ए वाई असेसमेंट ईयर, और जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए वाई असेसमेंट ईयर, एफ वाई फाइनेंशियल ईयर। तो बी आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 68 क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के तहत निर्धारण वर्ष डैश के पहले दिन से शुरुआत होने वाली 12 महीने की अवधि है। यहाँ पे आपका अप्रैल मंथ जो हो जाता है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है आपका, तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक यहाँ पे चलता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है आपका, प्रावधानों के तहत डैश प्राप्त करने के लिए एक नियोक्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। क्या आपका क्लेरिफिकेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लेरिफिकेशन आपका हो जाएगा इसका ए आंसर। 70 आपका, निम्नलिखित में से किस लेखांकन सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के मालिकों को लेनदारों के रूप में माना जाता है। 70 का आंसर यहाँ पे था सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक कानूनी सत्ता। तो 70 का डी आंसर हो जाएगा। 71 है यहाँ पे, गोइंग कंसर्न अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय को डैश होने के रूप में माना जाता है। तो 71 का आंसर यहाँ पे एन इनडेफिनिट लाइफ, एक अनिश्चित काल। 20 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 72 है यहाँ पे, सही लेखांकन समीकरण को इंगित कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर डी था, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। क्योंकि एक्चुअली जो होता है वहाँ पे एसेट जो परिसंपत्तियाँ हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज जो देयताएं आपकी, ठीक है, जो आपकी परिसंपत्तियां हैं और उसमें से आपने देयताएं जो भी आपने लायबिलिटीज है जो आपने दिया हुआ है, लायबिलिटीज ऐसे याद कर सकते हैं, देयताएं दिया हुआ है। तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो इसने घुमा के इसको दे दिया, यहाँ पे लायबिलिटीज, यहाँ कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ लायबिलिटीज होना चाहिए। तो इसने यहाँ पे कैपिटल को यहाँ से उठा के यहाँ ले गया है और लायबिलिटीज को यहाँ से यहाँ ले गया, तो एक ही चीज़ है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाए, डी हो जाएगा, लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। 73 यहाँ पे, डैश के अनुसार राजस्व को उस तारीख को अर्जित किया गया माना जाता है जिस दिन इसे प्राप्त किया जाता है। तो 73 का आंसर है आपका वसूली अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, इसका 73 का करेक्ट आंसर है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपका इसका बी आंसर। 74 है आपका, खरीदार द्वारा आपूर्तिकर्ता को दिए गए वितरण कार्यक्रम के अनुसार
शांतरण वितरण में एक वस्तु की खरीद। 74 का आंसर यहाँ पे है शेड्यूल्ड बाइंग, जो सूचीबद्ध, जो आपका सूचीबद्ध खरीद होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ये है आपका आपूर्तिकर्ता को दिए गए वितरण कार्यक्रम के अनुसार शांतरण वितरण में से एक वस्तु की खरीद। तो 74 का सी आंसर। 75 है किसी वस्तु की वार्षिक आवश्यकताओं को उसके मौसम में खरीदना कहलाया जाता है, उसका क्या, सट्टा खरीद। स्पेकुलेटिंग, यहाँ पे आप इसका आंसर स्पेकुलेटिंग बाइंग, इसका आपका आंसर हो जाएगा 55 का डी, सट्टा खरीद। नेक्स्ट है 76, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर। नेक्स्ट है आपका 77, पहला राज्य जिसने भारत में जीएसटी विधेयक की पुष्टि की है, तो वो हो जाएगा आपका आसाम, डी इसका आंसर था। 78 है यहाँ पे आपका जीएसटी में आई क्या है, तो जीएसटी में जो आई है वो इंटीग्रेटेड है, क्या है आपका, इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है आपका अंडर जीएसटी द टेक्स्ट एप्लीकेशन, ये आपका अंडर जीएसटी टेक्स्ट एप्लीकेबल टू इंटरेस्ट सप्लाई विल बी, जीएसटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर लागू कर होता है, जो आपका अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर जो कर लगाया जाता है वो आपका जीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड ग्रॉस एंड सर्विस टैक्सेस का ओनली, इसका आंसर हो जाएगा 79 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, डैश पर आधारित माल और सेवा कर की खपत जीएसटी है। जीएसटी इज अ कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन, तो जीएसटी किस पे बेस्ड होता है, आपका डेवलपमेंट, जो विकास है उस पर आपका क्या हो जाएगा, बेस्ड हो जाएगा। तो 80 का आंसर ए, डेवलपमेंट, विकास। नेक्स्ट है 81, जीएम स्टैंड फॉर, जीएम का स्टैंड फॉर आपका होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो 81 का सी आंसर। 82 है यहाँ पे आपका CPP स्टैंड फॉर, ये वो आपका हो जाएगा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तो 82 का ए आंसर हो जाएगा आपका। 83 आपका स्वामित्व वस्तु प्रमाण पत्र डैश पर लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगल टेंडर इंक्वायरी, एकल निविदा जांच, 83 का सी आंसर। 84 है आपका डैश सही गुणवत्ता का सामान सही समय पर सही कीमत पर और सही मात्रा में खरीदने का कार्य होता है, परचेसिंग, क्या होता है आपका इसका, परचेसिंग, खरीद, तो 84 का बी आंसर। 85 है यहाँ पे MS वर्ड बोल्ड इटैलिक रेगुलर आर नोन एज, आपको बोल्ड इटैलिक रेगुलर उसको क्या कहा जाता है, फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है यहाँ पे, तो 85 का सी आंसर। 86 है यहाँ पे MS वर्ड में हीडर और फुटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसका डी आंसर था आपका पृष्ठ शीर्षलेख और पादलेख का मुद्रित होने पर दस्तावेज पर प्रकट होने के लिए, टू अलाउ पेज headers and footers to appear on document when it is printed, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 86 का। 87 है आपका MS वर्ड में आप किसी टूल बार पर फॉर्मेट पेंटर टूल ढूंढ सकते हैं, वो आपका यहाँ पे आंसर था डी, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉर्मेट पेंटर टूल। 88 आपका MS वर्ड में यदि आपको टेक्स्ट को स्थानांतरित करना है तो आप कौन सा परिचालन करेंगे, तो MS वर्ड में आपका टेक्स्ट को एक जगह दूसरी जगह मूव कराना, आपको क्या करेंगे, आप कट और पेस्ट करेंगे, एक जगह से कट करेंगे और दूसरी जगह उसको पेस्ट करेंगे, तो 88 का सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 89 है आपका कार्य स्वचालन में शामिल है, ऑफिस ऑटोमेशन इन्वॉल्व्स, इसका सी आंसर यहाँ पे था वर्किंग बाय इंटीग्रेटिंग ऑल ऑफ द प्रोसेसेस नीड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन विद अ सिंगल सिस्टम, 89 का सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 90 आपका MS वर्ड में आप निम्न के द्वारा अगले कॉलम पर जा सकते हैं, तो यहाँ पे अगले कॉलम पे आप कब जा सकते हैं आप, तो 20 का आंसर हो जाएगा क्या, अगले कॉलम पर अपने माउस से क्लिक करना है, अगले कॉलम पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है वहाँ पे, और इसका अगर इसमें आप सिंगल इसमें अगर टैब होता तो टैब से भी आप इसको नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का बी। 91 इसमें है आपका कुछ कार्य अकेले नहीं किया जा सकते और कुछ कार्यों को बहुत बेहतर और तेजी से किया जा सकता है यदि आपके पास क्या हो, टीम वर्क। अगर आपके पास टीम वर्क हो तो कार्यों को आप बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। तो 91 का सी आंसर सामूहिक कार्य, टीम वर्क। 92 है आपका टीमों का आमतौर पर कर्मचारी प्रेरणा पर डैश प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो पॉजिटिव, जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपका किसी एम्प्लॉय पर, किसका, टीम्स का। 92 का डी आंसर। 93 आपका है जब कार्यों को पूरा करने के लिए डैश होती है तो टीमें आमतौर पर व्यक्तियों के बेहतर प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पे आपने जिसका आंसर है वो आपने ढंग से पढ़ना है यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखकर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट वाला ऑप्शन देखकर, जबकि इसके क्या है, तीनों ही सही आंसर थे। तो इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 93 का। 94 का आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोड ब्लॉक टू टीम प्रोग्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा है जो टीम प्रोग्रेस को ब्लॉक नहीं करता है, उसके काम को। उसका आंसर था आपका डी, सफिशेंट ट्रेनिंग। जो सफिशेंट ट्रेनिंग है वो तो टीम वर्क को बढ़ाएगी, उसके काम को प्रोग्रेस करेगी, जबकि इसमें इसका आंसर दिया था तो 94 का आंसर हो जाएगा डी। जबकि ये तीनों जो है आपके वो क्या होंगी, टीम के प्रोग्रेस, जो काम के प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसको रोड ब्लॉक यहाँ पे करेंगे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा सफिशेंट ट्रेनिंग 94 का। 95 आपका संगठन में टीम के विकास के मानक चरणों के दौरान टीम के सदस्यों के बीच डैश और डैश संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है फर्स्ट, इसका आंसर होना चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। इसका आंसर हो जाएगा 95 का ए। 96 है यहाँ पे मजबूत डैश का अर्थ है कि आपके, मजबूत का अर्थ है कि आपसे नहीं होना, यहाँ पे आपके होना चाहिए। आपके पास नैतिक व्यवहार की उच्च भावना है जो दूसरे से सम्मान अर्जित करता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कैरेक्टर। जब आपका कैरेक्टर मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा, तो आप दूसरे से क्या लेंगे, रिस्पेक्ट भी लेंगे, और आपका जो एथिकल बिहेवियर होगा वो उच्च होगा। ठीक है, तो 96 का डी आंसर, कैरेक्टर आपका चरित्र, इसका आंसर हो जाएगा। 97 है आपका डैश काम पर आवश्यक है क्योंकि आपको दूसरे के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए, विशेष रूप से यदि आप हमेशा उनसे सहमत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन, जो सहयोग है, कॉर्पोरेशन है, जो सहयोग है वो क्या होना चाहिए, काम पर आवश्यक है आपके। जब आप काम करते हो वहाँ पे कॉर्पोरेशन सहयोग होता है। ठीक है, इसका 97 का आंसर हो जाएगा बी। 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑनेस्टी, डी इसका आंसर है। यदि आपके पास क्या होगा, डी, ऑनेस्टी, ईमानदारी अगर आपके पास नहीं है तो आप वास्तव में झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों को धोखा देने के लिए मुसीबत पड़ जाते हैं। तो ऑनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 98 का आंसर हो जाएगा डी, ऑनेस्टी। 99 यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, आपके स्वयं के लिए, दूसरों के लिए और स्थान जहां आप कार्य करते हैं हमेशा डैश महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पेक्ट, आदर, सी इसका आंसर हो जाएगा 99 का। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो एक बार अगर आपको हिंदी में अगर उसको आपका क्लियर नहीं हो पाता क्वेश्चन, तो आप उसका इंग्लिश से पढ़ें। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपको इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू यूर सेल्फ आएगा, तो ये रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। तो यहाँ पे इंग्लिश से पढ़ने से तुरंत आपका इसका रिस्पेक्ट, इसका आंसर आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो 99 का सी आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। डैश होने का अर्थ है कि आप पर वह करने के लिए भरोसा किया जा सकता है जो आपसे काम करने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबल हैं आप किसी काम के प्रति, तो वहाँ पे आपको आप पे भरोसा किया जा सकता है कि आपको कोई काम दिया जा सके और आप उस काम को अच्छा करेंगे। तो 100 नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा जो IIT रुड़की जूनियर असिस्टेंट जो 14 नवंबर को जो पेपर हुआ था आपका
10 से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर था। और OMR शीट यानी ऑफलाइन यहाँ पे भरा गया था, OMR शीट को आपको भरना था। तो ये यहाँ पे पेपर हुआ था। मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, और साथ इसके आंसर भी बता रखे हैं। तो जिन लोगों ने इनको पेपर दिया है वो तो इसको जरूर चेक करें, इसके आंसर आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपके कितने यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कितने रॉन्ग मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके, और कितने गलत हो रहे हैं, ताकि हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी कट ऑफ कितनी यहाँ पे जा सकती है। Tier 1 का पेपर है। और इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे उसके लिए यहाँ पे उनको कॉल, यहाँ पे मैसेज किया जाएगा Tier 2 पेपर के लिए, वो नोटिफिकेशन आउट करेगी IIT रुड़की। आप उसकी वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहें। ये तो उनके लिए इम्पोर्टेंट जिन्होंने पेपर दिया ही ये वीडियो, पर साथ ही साथ जो अगले आने वाले कुछ टाइम बाद जिनके एग्ज़ाम है किसी भी टाइप के, चाहे स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आपके रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो आने वाले जो आपके पेपर हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।